नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कैंसर के प्रति जागरूकता वाला दिन। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आज भारत में मौत के बड़े कारणों में से एक बन चुकी है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज हैं। देश में इस वक्त करीब 25 लाख लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल 6 से 7 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आते हैं। दुख की बात यह है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान हर साल इस बीमारी की वजह से चली जाती है। कैंसर को मात देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम जारी है, लेकिन अभी बड़े स्तर पर सफलता नहीं मिल पाई है। अधिकतर केस तब सामने आते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। ऐसे में न सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसीलिए जरूरी है जागरूकता, बचाव और वक्त रहते जांच, क्योंकि कैंसर की शुरुआती पहचान ही जिंदगी को बचा सकती है। इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि हम सब ये याद रख पाएं कि समय पर जांच जीवन की सुरक्षा है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी बदलती लाइफस्टाइल कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है? क्या तंबाकू, शराब और अब तो पोल्यूशन कैंसर के नए ट्रिगर्स बन चुके हैं? क्या सरकार की कैंसर रोकथाम योजनाएं जमीनी स्तर पर उतना असर दे पा रही हैं? ग्रामीण इलाकों में कैंसर का इलाज अब भी बहुत मुश्किल क्यों है? लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किस तरह से किया जाए? अपग्रेड कैसे हो ताकि कैंसर को हराया जा सके? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे और हमारे साथ आज मेहमानों का एक भरा पूरा पैनल है। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर मानसी चौहान फिलहाल जुड़ रही हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस मानेसर से। डॉक्टर मानसी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जयेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयेश, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर जयेश, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा और शुरुआत में बहुत ही बेसिक सवाल से करूंगा कि लाख जागरूकता फैलाई जा रही है, लाख कई चीजों के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, उसके बावजूद एक जो सबसे मूल वजह मैं देख रहा हूं वो ये है कि लोग एक तरह के डर में रहते हैं। मतलब वो डर कैंसर की पहचान से जुड़ा है। अगर ये थीम है कि कैंसर की वक्त पे पहचान से ही जो है वो जानें बचाई जा सकती हैं, इस बीमारी को हराया जा सकता है, तो वो सबसे जो पहला पड़ाव है पहचान वाला, वहां तक भी जाने से लोग डर रहे हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना निकल जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए सर, मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ना कैंसर है, ना हार्ट अटैक है, ना डायबिटीज है, ना कुछ है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमें बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट से डर लगता है। हमें कैंसर है, कैंसर ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। बट कीमोथेरेपी, अरे मेरे बाल ना झड़ जाए, अरे सर्जरी से मेरे निशान ना आ जाए, तो वो उस ट्रीटमेंट का जो डर है ना, वो हमें दूर रखता है कि हम कैंसर के बारे में पता ही ना करें। पहले एक हॉस्पिटल में मैं था जहां पे हमने फ्री मैमोग्राफी का एक ऐलान किया था और पूरे महीने फ्री मैमोग्राफी हमने करने की कोशिश की थी। हार्डली 2 लोग आए पूरे महीने में। अगले साल हमने बोला कि शायद हमारा हॉस्पिटल थोड़ा शहर से दूर है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, होम पिकअप एंड ड्रॉप चालू किया मैमोग्राफी के लिए। पूरे महीने में एक ही है। तो हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं करना है। वो शुतुरमुर्ग की जो कहानी है कि हमें रेत में सिर घुसा के खड़े हो जाना है जिससे हमें खतरा दिखाई ना दे, वो एक थोड़ा सा इशू है हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री में। सही बात बोली। और इस वक्त हमारे साथ ज्योत्सना गोहिल जी भी चर्चा में शामिल हो रही हैं। ज्योत्सना गोहिल जी चेयरपर्सन हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, अपना कीमती समय देने के लिए। और हमें ये बताइए ज्योत्सना मैम कि ये जो स्क्रीनिंग वाली बात है, इसके चैलेंजेस क्या है? मतलब क्या अगर इस स्तर पे पांव पसार रहा है कैंसर, तो स्क्रीनिंग को लेकर हम इतनी जागरूकता या स्क्रीनिंग को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार एंड थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि
जितना आपने इंट्रोडक्शन में भयानक बताया कैंसर, वो कम हो रहा है. the situation is not as grim as you're saying. और मुझे लगता है हम शतुरमुर्ग की तरह कहीं रेत में सर घुसा के नहीं कह रहे हैं. हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी सी एवरी डे. हमारी संस्था जो है स्क्रीनिंग को बहुत बड़े पैमाने पे एड्रेस करती है. हमारा डिटेक्शन सेंटर है बाबर रोड दिल्ली में, और हम हर हफ्ते कैंप्स में चले जाते हैं. जैसे वो कहते हैं कि मोहम्मद डजंट कम टू द माउंटेन गोज टू मोहम्मद. तो हम सब जगह जाते हैं. वहाँ के लोकल लोग जो नहीं आ पाते हैं किसी भी वजह से, उसके लिए हम स्क्रीनिंग वैन ले जाते हैं और वही स्क्रीनिंग करते हैं जो हमारे सेंटर में होता है. अब एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि द स्क्रीनिंग फिगर्स आर डिसमल. बहुत ही भयानक है ये चीज कि लोग अपने हेल्थ के लिए जागरूकता नहीं रखते हैं. सब चीज गवर्नमेंट के ऊपर, सब चीज और किसी की जिम्मेदारी कह के और खिसक जाते हैं. और मेरा पहला मैसेज होगा कि हम सब अपने हेल्थ के जिम्मेवार हैं. हमें खुद अपने हेल्थ के बारे में सोचना है. आपके घर में गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल तक हो, तो आप सालाना या 6 महीने में उसका आप सर्विसिंग कराते हैं. लेकिन अपने शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. हमारे शरीर भी एक मशीन जैसा है और उसको हमें सर्विस करना चाहिए. आपको वेट नहीं करना है कि कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ जाए. हमें करना है कि हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है. इसलिए हम जाके अपना स्क्रीनिंग कराएं. अब ये बात आती है कि स्क्रीनिंग क्या चीज है. स्क्रीनिंग शुरू होता है जब आदमी औरत बिल्कुल स्वस्थ है. आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर कैसे फंक्शन करता है, और अगर उस फंक्शनिंग में जरा भी चेंज आता है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है. और जो आप स्क्रीनिंग के अपने शरीर को पहचानिए और कहीं ना कहीं एक तरह से आपको अपने शरीर में होने वाले बदलाव या किसी तरह के जब शरीर संकेत दे रहा है, वो चाहे बहुत ही सूक्ष्म संकेत ही क्यों ना हो, उनको कहीं ना कहीं आपको एड्रेस करना होगा. आज के दौर में अगर कोई चीज बहुत हल्की भी लग रही है तो बेहतर यही है कि उसकी जांच करा ली जाए, बल्कि उसे नजरअंदाज ना किया जाए. इस बीच हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट मैत्री रमैया भी जुड़ चुकी हैं. थैंक यू सो मच मैत्री, अपना कीमती समय देने के लिए. डॉक्टर मानसी, मैं आपके पास आना चाहूंगा. कैंसर के साथ एक जो बहुत पॉपुलर बात जुड़ी हुई है वो ये है कि कैंसर का पता अक्सर एडवांस स्टेज में चलता है. ऐसा क्यों? थैंक यू प्रशांत जी, इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आज आपका डिस्कशन रखने के लिए. और आपने आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्यों हम इस बीमारी से जीत नहीं पा रहे हैं, और इसका जवाब है अर्ली डिटेक्शन में. आपने जो आंकड़े बताए उसमें इट विल बी सरप्राइजिंग कि 50% से ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो एडवांस स्टेजेस में डायग्नोस होते हैं. और इसकी वजह कई हद तक अवेयरनेस की कमी है. हम अर्ली डिटेक्शन करके इस बीमारी को सही टाइम पर पकड़ के बहुत अच्छा और बहुत बेहतर इलाज दे सकते हैं. ये पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और इनके रिसोर्सेज और मनी भी बहुत कम लगती है इस इलाज में. लेकिन जैसे ही हम एडवांस स्टेजेस में चले जाते हैं, जैसा कि अक्सर हमारे देश में होता है, जो एडवांस स्टेज 3 या स्टेज 4 है, जहां मान लीजिए ब्रेस्ट की बीमारी लंग्स में या ब्रेन में या बोन में चली गई है,
इस तरीके की स्टेज में जब हम डायग्नोस करते हैं तो बहुत कम सक्सेस रेट्स हो जाते हैं। हमारे पेशेंट के रिसोर्सेज, टाइम, मनी, सब कुछ भी बहुत लगता है। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये बात समझें कि कैंसर एक टाइम सेंसिटिव बीमारी है। आज अगर हम इसे जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसी टाइम सेंसिटिविटी को समझने के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की हमें और जरूरत है। कई बार पेशेंट को सिम्टम होने के बावजूद भी वो झिझकते हैं, एक स्टिग्मा है, एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अटैच्ड हैं इस बीमारी के साथ में। तो वो झिझक की वजह से या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो सही टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से हम इस विंडो को, जो अर्ली डिटेक्शन की विंडो को हम लूज कर जाते हैं। और ये बहुत सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि हम अर्ली डिटेक्शन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, बहुत सी स्थितियां बेहतर हो रही हैं, उसके बावजूद जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। और चूंकि कैंसर का इलाज जो है वो बहुत काफी महंगा होता है, एक एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद तो बहुत सी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं कि कई इलाकों में जो हैं वो उस तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से भी बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे शरीर को जर्जर बनाने लगता है। और बाकी चीजें भी हमारे तमाम एक्सपर्ट ने बताई। मैत्री, इस पूरे जो डेटा सामने आया है आज, उसमें एक बहुत बड़ा कारण लाइफस्टाइल बताया गया। मतलब कि जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें पहला रीजन तो यही है कि कुछ चीजें तो पहले से थी, जो स्मोकिंग या बाकी चीजें, इसके अलावा टैबेको और बाकी चीजों का सेवन, बहुत सारे और भी कारण जो रहे हैं उसमें। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस जो रही हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाना भी इस कैंसर की ओर ले जा रहा है। योर रिमार्क। Lifestyle diseases are definitely creating a lot of ऐसे वाले issues। और कैंसर, मेजरली कैंसर का प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जब बॉडी में जहर बढ़ जाता है और उसका हमने ख्याल नहीं रखा। तो डाइट, जो रेगुलर आपकी डाइट है, उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हाई रखें तो जो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो पहले से ही मरते जाते हैं। हमें वो लास्ट मिनट तक वेट करने की जरूरत नहीं है जब जाके कोई सिम्टम्स आए और हम डॉक्टर के पास जाके यहाँ पेन हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें, और उसके बाद हम सही डाइट शुरू करें। आप ये भी देखेंगे कि कैंसर पेशेंट्स को जब उनका कीमो चल रहा है या जब कैंसर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उनको तीन महत्वपूर्ण फूड्स पे रखा जाता है, तीन महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे रखा जाता है। प्रोटीन, जो 0.7 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है। ये एक्चुअली जिमर्स को दिया जाता है, लेकिन क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा प्रोटीन लगता है मसल रिपेयर करने के लिए कीमो के बाद, इसलिए उनकी मात्रा भी सेम होती है जो जिमर्स की होती है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाई जाती है, बिकॉज कैंसर मेजरली होता है टॉक्सिक सेल्स से, मतलब पॉइजनस, मतलब जहर वाले सेल्स से। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो बेरीज से आते हैं, आंवला से आते हैं, टर्मरिक से आते हैं, हम बहुत रेगुलरली, मैं मेरे डाइट में रेगुलरली देती हूँ, सुबह हल्दी पानी पीना है। आजकल तो सभी लोग हल्दी पे शुरू हो चुके हैं, गोल्डन मिल्क कहते हैं उसको। हल्दी इज अ वेरी गुड एंटी कैंसरस फूड। तो ऐसे सारे फूड जब आप रेगुलरली खाते रहते हैं, पहले से प्लान करके खाते रहते हैं, डोंट वेट कि आपका लास्ट मोमेंट पे जब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो तब जाके आप सोल्यूशन शुरू करें। तो ऐसी चीजें जब आप अपने डाइट में रेगुलरली रखते हैं, जैसे कि प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जैसे फैटी फिश, सामन से, फिश ऑयल्स आजकल बोलते हैं, रेगुलरली खाने हैं। इन सब चीजों से आपके बॉडी का और आपके लाइफस्टाइल का हेल्थ अच्छा रहेगा और कोई भी कैंसर की कोई भी बीमारी होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों में, जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये जो स्थितियां बनती हैं वो बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली जब खराब होती हैं ना, तब उसको वो कैंसर में बदलती हैं। वो चाहे हमारी लाइफस्टाइल हो, हमारी डाइट हो, या हमारा कहीं ना कहीं अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना हो। डॉक्टर जयेश, हमें ये बताइए कि ग्रामीण इलाकों में भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
कोई खास पैटर्न में बदलाव देखते हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों में कैंसर मरीजों को लेकर, जो आपको नजर आता हो कि ग्रामीण इलाकों में कुछ खास तरह के कैंसर नजर आ रहे हैं और शहरी इलाकों में अलग तरह के? तो अर्बन इंडिया में सबसे बड़ा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और अब ये ओवरऑल इंडिया का भी सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। लेकिन गांव में अभी भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, अगेन जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर इज मोर लाइफस्टाइल रिलेटेड एज कंपेयर टू सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक इन्फेक्शन से होता है, तो इन्फेक्शंस का रेट गांव में थोड़ा ज्यादा है और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स शहर में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर गांव में ज्यादा है। दूसरा, मुंह का कैंसर अब गांव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत यंग लोगों में देखने लग गया है, क्योंकि वो जो हमारे सुपरस्टार्स दाने दाने में कैंसर का दम बेच रहे हैं, वो एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे अब गुटखा खाना चालू कर चुके हैं। तो 8-9 साल के बच्चे गुटखा की हैबिट में पड़ जा रहे हैं। और मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसका मैंने कैंसर का सर्जरी किया है, वो 17-18 ईयर्स का था। वो 8 साल की उम्र से गुटखा खा रहा था, 10 साल उसको लगे कैंसर डेवलप होने में, और वो बहुत यंग एज में कैंसर लेके आ गया। तो ये दो फैक्टर्स गांव में बहुत ज्यादा है। और तीसरा एक फैक्टर जिसका हम बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं कि स्टेज, तो ओवरऑल इंडिया में अराउंड 67% कैंसर्स एडवांस स्टेज में मिलते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 मिला के। और गांव में अभी तक बहुत अच्छा डेटा नहीं है, बट अभी तक का डेटा यही बताता है कि गांव में अराउंड 80% कैंसर्स जब तक इलाज के लिए आते हैं तब तक वो स्टेज 3 या स्टेज 4 हो जाते हैं। उसमें वहां पे पास में डायग्नोसिस नहीं होना, पास में कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं होना, पैसे की कमी होना, और इन सब के अलावा एक और वो अंधविश्वास थोड़ा ज्यादा होना, ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। बात आपने कही कि आखिर क्या वो तमाम कारण हैं, चीजें हैं जो साफ तौर पर इस तरह के आंकड़े रख रही हैं। हालांकि हमें ये भी बात समझनी होगी कि ये जो नंबर्स भी दिख रहे हैं वो एक और बात को कहीं ना कहीं एक पहलू को दर्शाते हैं कि अब ज्यादा ज्यादा डायग्नोस हो रहा है। मतलब पहले ज्यादा इतने बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग या पहचान नहीं होती थी, तो शायद नंबर्स उस वजह से भी आपको बड़े नजर आए। लेकिन ये अच्छा है कि एटलीस्ट नंबर भले बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा डायग्नोस्टिक्स हो रहे हैं, ज्यादा पहचान हो रही है, मरीजों की संख्या उस हिसाब से उन नंबर्स में तब्दील हो रही है, जो ज्योत्सना मैम कह भी रही थी। ज्योत्सना मैम, एक चीज हमें बताइए कि खास तौर पे जो एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है लोगों के मन में कैंसर होते ही, इसके इलाज और इसके खर्चों के बारे में कुछ रोशनी डाल पाएंगे कि मतलब क्या क्या वो तरीके हैं या वो जरिया क्या क्या है जहां पर किफायती जो है वो इलाज हो सकता है, या एटलीस्ट किस तरह की मदद हो सकती है, खासतौर पे ग्रामीण इलाके के जो हमारे दर्शक अगर देख रहे हो तो उनके लिए बड़ी बेहतरी होगी। बहुत साल तक कोई मदद नहीं मिलती थी। अब जब ये आयुष्मान भारत शुरू हुआ है, उससे कम से कम 5 लाख का, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि हर एक मरीज को 5 लाख तक के दवाई में हेल्प मिल जाता है। 5 लाख बहुत कम है कैंसर जैसे बीमारी के लिए, लेकिन कुछ तो है। फिर बाकी बहुत सारे संस्था हैं जो CSR फंड्स के इस्तेमाल करते हैं। CSR सब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू है कि वो अपने प्रॉफिट्स में से 2% किसी अच्छे कॉज के लिए दे दें। अब अक्सर जब इलेक्शंस आते हैं तो ये मिलता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी पॉलिटिशियंस को देना पसंद करती है, लेकिन है। और बहुत सारे, जैसे हमारा NGO है, हम कोशिश करते हैं कि CSR फंड्स मिले ताकि हम मरीजों का हेल्प कर सके। हॉस्पिटल्स हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब जो फोर्टिस में हैं वो जानते होंगे, वहां भी वो कोशिश करते हैं कि वो फार्मा कंपनीज से बात करके और बाय 1 get 1 फ्री काइंड ऑफ पोजीशन में मदद करते हैं। ये आसान नहीं है। क्राउड फंडिंग भी होता है, उसमें भी पैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कैंसर्स क्रॉनिक केसेस होते हैं जो 1 साल 1.5 साल में
इलाज पूरा नहीं होता है, ये पूरी उम्र तक चलता है। अब उन मरीजों को हेल्प करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट इस चीज से सतर्क है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं और ये भी जानकारी है उन पे कि कैंसर में सिर्फ दवाइयों का खर्चा नहीं है, अपने गांव अपने घर से आके और टर्शरी केयर सेंटर्स में आना एक खर्चा है। वहाँ बड़े शहरों में कहाँ रहें बेचारे। आपने देखा होगा कि हर हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे लेटे हुए लोग मिलते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है स्वस्थ खाना खाओ, स्वस्थ जीवन जियो, लेकिन अगर पेवमेंट पे रह रहे हैं, किसी के चैरिटी के ऊपर डिपेंड करके खाना खाते हैं, तो वो कैसे करें। सो कैंसर में सिर्फ दवाइयों की बात नहीं है, बहुत और खर्चे होते हैं और अगर बार बार उनको मरीज को आना होता है तो अपने घरों का क्या होगा, बाकी बच्चों का क्या होगा, बाकी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने बिना किसी लाग लपेट के उन चीजों को फोकस किया है जो शायद आमतौर पर किसी चर्चा से वंचित रह जाती हैं, जो आमतौर पे कारणों और समाधान से ज्यादा ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप सोचिए कि ये जो ज्योत्सना मैम बता रही थी, ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा पेन है इस एक बीमारी के साथ, ये सब सारी चीजों के साथ डील करना। और आई एम श्योर इस दिशा में काम करने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर मानसी, हमें ये बताइए कि खास तौर पे जो ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और चीजें बहुत ज्यादा, मतलब इसकी वजह तो हम सब जान रहे हैं, लेकिन क्या समाधान भी इसमें भी चैलेंजिंग इतने हैं, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि ये बहुत हद तक क्यूरेबल है। कहा आपने, ये बहुत हद तक क्यूरेबल है, बट अगर हम कैंसर को अगर कॉम्प्रहेंसिवली देखना चाहें तो उसका मेडिकल एस्पेक्ट है, फिर उसका लॉजिस्टिक एस्पेक्ट है जो अभी मैम ने बताया हमें, देन फैमिली सपोर्ट है। तो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स विच आर एक्चुअली गुड इन आवर कंट्री, दैट टू। सो ब्रेस्ट कैंसर का ही नहीं, सारे ही कैंसर्स का क्या हमारे देश में जो बेस्ट इलाज है वो है मौजूद या नहीं, तो उसका जवाब हाँ है, जो कई सारी कंट्रीज में नहीं है। बहुत गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर देश भर में कितने सारे कैंसर सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो ये ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट को, जो आप विश्व में कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाएं, चाहे डेवलप कंट्रीज में ही क्यों ना चले जाएं, बट वो सेम लेवल का या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चाहे सर्जरी हो चाहे दवाइयां हो, वो सब हमारी कंट्री में अवेलेबल है, जो कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे आसपास जो है अवेलेबल नहीं है। तो हम कई सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हम ट्रीट करते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे देश में आते हैं। तो ये काफी गर्व की बात है कि हम पूरी तरीके से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स हैं, हमारे पास दवाइयां हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ही जब हम इसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, जो कि स्क्रीनिंग से पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई गांठ आपको फील भी नहीं हो रही है लेकिन आपने उसकी मैमोग्राफी कराई है और उसमें पता चल गया है, तो वो इतनी अर्ली स्टेज में हमें पता चल गया है कि उसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड भी कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि ब्रेस्ट पूरा रिमूव करके ही सर्जरी होती है, या एक शाइनेस भी होती है कि सर्जन के पास में जाना पड़ेगा। तो ये कई सारे सोशल स्टिग्मास या मतलब हर बीमारी के साथ कुछ मिथ्स जुड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं जो बड़ी पॉपुलर भी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि ये तो बड़ा कॉमन है, लेकिन शायद उन सारी चीजों को दरकिनार कर फैक्ट्स और इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। एक आखिरी सवाल के साथ मैत्री, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम अपने बच्चों की डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करना शुरू करें? मतलब अगर हम अर्ली डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, अर्ली पहचान की बात कर रहे हैं, तो अर्ली बेहतर डाइट की भी बात होनी चाहिए। तो पहले तो यस डेफिनेटली कि आप अपने डाइट में बहुत सारी चीजों का को शामिल करें, ताकि जो प्रिवेंशन जो विच इज कॉस्टिंग, जो 10% कॉस्ट होता है आपके क्योर के हिसाब से, आप न्यूट्रिशन या आप अपने
प्रिवेंशन पे अगर खर्चा 10% करेंगे तो वो जो 100 रुपए है जो आप अपने मेडिसिन पे स्पेंड करने वाले हैं उसको आप बचा सकते हैं, 90 रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि आपके प्रिवेंशन पे ही सिर्फ 10 रुपए स्पेंड होने वाले हैं। तो बच्चों को बिसाइड द फैक्ट कि उनको बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स से इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, हम कहते हैं अरे मेरे बच्चा नहीं खाता, मेरा बच्चा तो सिर्फ चिप्स ही खाता है, पोटैटो ही खाता है। ये आपने सिखाया हुआ है, अगर आप उनको ठीक से ट्रेन करेंगे तो वो जरूर उनके सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड राइस, जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी ओर जाएंगे। वो करवाना पेरेंट्स का काम है, थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन होता है, बच्चे भी मानते हैं, वो अपने माँ बाप की ही मानते हैं। थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए तो उनको बहुत अच्छा डाइट दिया जा सकता है। मुझे याद आता है हेल्दी कि फैट्स। कुछ सब्जियां मुझे पसंद नहीं थी, जैसे हरी सब्जियों की आपने जिक्र किया, तो मेरी माँ खुद खाती थी और कहती थी अरे बड़ा स्वाद है, बच्चे खा लो। तो शायद हमें बैक टू बेसिक्स जाना होगा। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हम अपने व्यस्तता का हवाला देते हैं, एक्सक्यूज हो गया है कि हम बड़े बिजी, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद इसको हटाकर प्राथमिकता अपने शरीर को देनी होगी, और जरूरी है कि हम डरे नहीं, बल्कि हम कहीं ना कहीं हर स्थिति को एक पड़ाव की तरह देखें, वो किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और बहुत सी जानकारियां मैं भी मेरे लिए भी नहीं थी, और आई एम श्योर इस पैनल में जितनी भी बातें हुई हैं उससे बहुत ही फायदा होगा, लोगों के बीच जागरूकता आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयेश, मानसी जी, ज्योत्सना जी, मैत्री जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई हो आपको। हमें दीजिए इजाजत, उसका ख्याल रखिए, नमस्कार।